तो जय हिंद दोस्तों, 10th की सभी वीडियोस पे इतने ज्यादा प्यार मिलने के बाद आज 11th की मैथमेटिक्स की सबसे फर्स्ट वीडियो लेके आ गया हूं जिसका नाम है सेट। सेट्स के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटिंग करवा दूंगा, एक एक कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर बिठा दूंगा। करते हैं अपने कंसेप्ट को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं ये सेट्स की जो स्पेलिंग में आप देख रहे होगे SETS सेट्स है। लेकिन सेट्स मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? जैसे गुड का मतलब होता है अच्छा, अगर गुड्स लगा दिया जाता है उसका मतलब आपकी वस्तुओं में आ जाती है, ऑब्जेक्ट्स में आ जाती है। ऐसे सेट मतलब होता है, सेट का यूज बहुत हम डेली लाइफ में करते हैं। लेकिन सेट्स का मतलब क्या होता है यार? सेट्स का मतलब अब हम देखेंगे कि होता क्या है। तो सेट्स का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्या ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का क्या करना होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन करना होता है। अब मतलब इस इंग्लिश के मतलब को आप किस तरीके से वेल डिफाइंड करोगे उसका मतलब समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करो लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मतलब, वेल डिफाइंड मतलब जैसे मैंने किसी चीज का कलेक्शन किया तो जो मैं कलेक्शन कर रहा हूं मेरा फ्रेंड भी वही कर रहा है, दूसरा वही कर रहा है, वही भी ये कर रहा है, वो भी ये कर रहा है। यही चीज कहलाती है वेल डिफाइंड में। ठीक है, जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर को करो, मतलब लेस देन 10 नेचुरल नंबर जो है उनका कलेक्शन करो। तो लेस देन 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन करोगे तो उसमें मैं करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लूंगा। मेरा दोस्त क्या करेगा, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही करेगा, या फिर वो नेचुरल नंबर कहीं और से निकाल के लेके आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वेल डिफाइंड मतलब होता है सभी को क्या होना चाहिए, सभी के सभी का कलेक्शन एक दूसरे से क्या होना चाहिए, मैच खाना चाहिए। कलेक्शन मैच खाएगा तभी वो वेल डिफाइंड होगा। कलेक्शन मैच खाएगा तभी वो वेल डिफाइंड होगा। कलेक्शन मैच खाएगा तभी वो वेल डिफाइंड होगा। समझ आया ना? अब देखो मैंने क्या बोला, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें एक वर्ड आता है डिस्टिंक्ट। क्या बोला जाता है? डिस्टिंक्ट। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब कि भाई अलग अलग होने से ये सारे ऑब्जेक्ट सेट्स के अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब क्या होने चाहिए? आपके अलग अलग होने चाहिए। अब अलग अलग का मतलब क्या भैया? ये इसका मतलब होता है, जैसे मैंने क्या लिखा आपका लॉयल लिखा, मैंने क्या लिखा? लॉयल। अब लॉयल लिखा है मैंने, तो इसमें देखोगे तो मैं इसमें सेट्स बताऊंगा तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे। सेट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को करली ब्रेसिस, किसके अंदर? करली ब्रेसिस के अंदर लिखना, और जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो सारे एलिमेंट कोमास द्वारा क्या सेपरेट किए जाएंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं दो चीजों को, जब लॉयल को मैंने लिखा, लॉयल को मैं इसमें लिखूंगा, यल को मैं लिखूंगा इसमें सेट्स में, तो इसके सारे एलिमेंट लिखो। पहले एल लिखूंगा, फिर ओ लिखूंगा, फिर वाई लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा। क्या एल दोबारा लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। इसने बोला सारे ऑब्जेक्ट, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। एल 2 बार आ रहा है तो उसे 2 बार रिपीट थोड़ी ना कर दूंगा यार। बस यही चीज आपको समझने के लिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए लेकिन वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीट होगा तो वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएगा। तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लॉयल का जो होगा वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन LOYA तक ही होगा, एल वो रिपीटेड नहीं कहलाएगा। तो ये आप समझ गए होगे सेट को। अब अच्छे तरीके से आते हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ देखो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन आता है। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है। तो उस पर अभी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ सेट्स के बारे में बता देता हूं, सिंपल सेट कैसे हम डिफाइन करते हैं। जैसे सेट ये लिखा हुआ है, कोई भी सेट लिखा होगा तो हमेशा करली ब्रेसिस के अंदर लिखे होते हैं, और करली ब्रेसिस के अंदर, ये करली ब्रेसिस ही हमें बताता है कि ये जो है सेट है। सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब ये बताता है कि जितने भी एलिमेंट इसके अंदर, जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं वो कोमास द्वारा सेपरेट किए जाएंगे, और जो भी लिखे जाते हैं इसके अंदर वो सारे एलिमेंट कहलाते हैं। सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो रिप्रेजेंटेशन जो सेट का होता है वो हमेशा करली ब्रेसिस के अंदर किए जाते हैं, और जितने भी एलिमेंट लिखे जाते हैं वो कोमा द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। इज इट क्लियर? मानता हूं क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कलेक्शन ऑफ सेट्स आ जाते हैं। अब कलेक्शन ऑफ सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट में कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन, तो इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन की बात करूं तो मैं जो कलेक्शन करूंगा क्या मेरा फ्रेंड भी वही करेगा या दूसरे वही करेंगे? जो वीडियोस देख रहे हैं क्या वो भी कलेक्शन यही करेंगे? मैं इंडिया के रिवर्स के बारे में पूछूंगा तो इंडिया के कौन कौन सा रिवर्स, जो भी सारे
रिवर्स है, गंगा यमुना जो भी आ रहे हैं वो सारे आप वही बताओगे ना? हाँ वही बताओगे। इंडिया के बाहर वाले तो नहीं बताने लग जाओगे ना यार, इतना तो होगा नहीं। ठीक है, तो कलेक्शन क्या होगा? वो वेल डिफाइंड होगा। जो मैं कलेक्ट करूंगा वही मेरा फ्रेंड भी कलेक्ट करेगा, आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी वही कलेक्ट करोगे। तो कलेक्शन क्या होगा? वो वेल डिफाइंड होगा। तो लिस्ट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, ये क्या है आपका कलेक्शन, क्या है? सेट का है। तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो इसी कारण से ये क्या हो जाएगा? सेट में आ जाएगा। अब सेट्स में आ गया तो इसके बाद आ जाता है कलेक्शन ऑफ सेट में एक चीज बोला जाता है क्या? कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स का कलेक्शन कैसे करोगे? तो वॉवल्स का कलेक्शन 5 होते हैं। क्या 5 से आगे भी कुछ आप कलेक्शन कर सकते हो? नहीं करोगे ना भाई, कॉन्सोनेंट को तो कर नहीं दोगे, करोगे तो वॉवल्स का ही कलेक्शन। तो AEIOU 5 हो गए, इसके अलावा तो और कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है, वॉवल्स का कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, मतलब ये भी सेट है। अब इसके बाद मैंने बोला कि लेस देन 10 ओड नंबर। अब लेस देन 10 में ओड नंबर में क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? इसके अलावा तो कोई सा नहीं करोगे ना। मैंने ओड नंबर का है तो ओड नंबर में आप क्या बोलोगे? ओड नंबर है तो ओड नंबर 1 3 5 1 3 5 7 और 9। इसके अलावा तो कोई करोगे नहीं, करली ब्रैकेट्स में डाल दोगे, मतलब ये मेरा एक सेट बन गया। और सेट को यहाँ पे जो ये किया जाता है ना, इसको नाम दिया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने वाला नाम दिया जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका क्या होता है? एक सेट होता है। तो इसमें ओड नंबर का हो गया। और इवन नंबर में बोलूं तो उसी में 0 2 4 6 और 8 10 लेस देन 10 बोला था तो 10 तो लूंगा नहीं, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये भी वेल डिफाइंड ही है, सभी लोग यही कलेक्ट करेंगे, उसके अलावा तो कुछ अलग तो कलेक्ट नहीं करेंगे। चलो भैया ये भी समझ गया। अब कलेक्शन में आ जाता है यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स का कलेक्शन आ जाता है, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया। सभी लोग वेल डिफाइंड होंगे, मतलब सभी लोग एक ही तरीके के क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे, कोई अलग अलग तो नहीं करेगा। इसी कारण से जो काइंड ऑफ ट्राइंगल्स है उनका कलेक्शन भी आपका क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड में आता है। एंड अगर प्राइम नंबर जो है, मतलब प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, मतलब 210 का प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है एंड 7 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड कई तरह से हो रहे हो, लेकिन इसने प्राइम फैक्टर पूछा। प्राइम फैक्टर मतलब जो 1 से डिवाइड हो रहा हो और अपने टेबल से डिवाइड हो रहा हो, वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इसके प्राइम फैक्टर ओनली ये आएंगे। उसके अलावा आप कुछ और भी निकाल दोगे क्या? दूसरा कोई और नहीं निकालेगा ना, सब वेल डिफाइंड होंगे यार। अब इतने एग्जांपल के बाद तो आई होप कि आप इतने अच्छे तरीके से सेट्स को समझ गए हो कि आपके माइंड के अंदर सेट बैठ गया होगा, मानता हूं मैं। चलो आ जाते सेट का ये रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया, मैराथन यहीं पे सेट्स की खत्म कर देता हूं। यहाँ मैराथन देख लो, ये बंदा मैराथन कर रहे थे, यहीं पे खत्म। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेट्स का जो होता है हमारा क्या कंडीशंस आ जाती है सेट्स की, कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, सब कुछ समझ लिया, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वही कंडीशन थी, वो कंडीशन सारी सेटिस्फाइड हो गई और हमने पूरे विद एग्जांपल सेट समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे? मोर एग्जांपल्स, थोड़े एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो रिप्रेजेंट पहले से ही किए जाते हैं। जैसे आपका कैपिटल N लिखा आ गया तो वो सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर Z लिखा गया तो वो इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाए जाते हैं, बस याद रखना। जेड लिखा है तो वो इंटीजर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। अगर क्यू लिखा हुआ तो वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर जिसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। एंड उसके बाद आर अगर लिखा है तो वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर जेड प्लस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर को करता है। एंड क्यू प्लस लिखा है तो वो आपको रैशनल नंबर पॉजिटिव वाले को करता है, नेगेटिव वाला नहीं। एंड आर प्लस लिखा है तो वो पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। थोड़े नंबरिंग जो है ना ये पूरे पहले से स्पेसिफिक कर दी गई है, पर्टिकुलर कहीं यूज किया जाता है, तो आप समझ जाना कि जेड ये सब कहाँ यूज किया जाता है और किस तरीके से। आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा आ जाता है बिलोंग्स टू का। ये थोड़ा संबंध बड़ा अच्छा आता है, बोलते हैं ना भैया ये मेरे फैमिली से बिलोंग करता है, ये मेरे यहाँ से बिलोंग करता है, ये यहाँ से बिलोंग करता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है यार? बिलोंग्स टू का मतलब है कि एक फैमिली के मेंबर के अंदर का एक मेंबर जो है उस फैमिली से बिलोंग करेगा। नहीं समझ आया ना? चलो एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। समझ लो ये ए फैमिली है, कोई क्या है ये? कोई ए फैमिली है। ये ए फैमिली के 10 मेंबर्स है, देख लो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, एक बी फैमिली है, बी फैमिली है जिसके मेंबर्स क्या है 1 3 5 7 9। क्या बी फैमिली ए फैमिली से बिलोंग कर रही है? कैसे बताओगे आप? देखो बी जो ए फैमिली है, ए फैमिली के अंदर क्या बी फैमिली वाले सारे एलिमेंट आ रहे हैं? सबसे पहले ये देखा जाएगा। तो मैंने क्या देखा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है भैया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है भैया, यहाँ 5 है और 5 भी है,
7, तो 7 भी है, 9 है तो 9 भी है। मतलब ये बी जो है पूरा का पूरा ए से बिलोंग कर रहा है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे तो बी जो है बिलोंग कर रहा है ए से, मतलब सेट बी जो है वो बिलोंग्स टू है किससे, सेट ए से है। तो इस तरीके से हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं कि जब सारे एलिमेंट एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के अंदर मिल जाते हैं तो वही कहलाते हैं बिलोंग्स टू, है ना। एक फैमिली के सारे मेंबर जो होते हैं उसका एक फैमिली का मेंबर जो है वो उस फैमिली से बिलोंग करता है। बस फैमिली मेंबर से समझ जाना, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये पूरी एक फैमिली थी, उसमें से एक फैमिली को काट के रख दिया गया। क्या ये इससे बिलोंग कर रही है भाई, सारे एलिमेंट इस केस में आ रहे, बिलोंग्स टू, है ना। अभी आगे और अच्छे तरीके से समझोगे। बिलोंग्स टू का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सिंबल है, ई जो जिस तरीके से बनता है वही है आपका सिंबल, है ना। अब इसके बाद क्या आ जाता है, मेथड जो है वो रिप्रेजेंटेशन का बताया था मैंने। दो मेथड होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, एक रोस्टर है और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर में आपका एलिमेंट फॉर्म में लिखा जाता है एंड सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है। एक्सप्लेनेशन देके आप उसके क्या करते हो, सेट बनाते हो, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन और दोनों दिए जाएंगे। अब एलिमेंट फॉर्म में आपको एलिमेंट लिखे जाते हैं, सेपरेट किया जाता है कोमा से, करली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया जाता है, बस इतना याद रखना। एंड याद रखना जैसे हमने देखा कि सेट बिल्डर जो हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है वो हमेशा एलिमेंट फॉर्म में लिखे जाते हैं, एलिमेंट फॉर्म में, और जो भी हमारा ये एक्सप्लेनेशन फॉर्म है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे आपका वी जो है, मतलब सेट जो है, सेट ऑफ वी ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं इसी को, ये मेरा क्या है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, इस सेट बिल्डर फॉर्म से इसको मैं किसमें कर दूं, किसमें, टेबुलर फॉर्म में, या फिर इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसे करली ब्रेसिस के अंदर लिखूंगा और वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये मेरा एलिमेंट के फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो ये मेरा बन गया किसमें बन गया, ये मेरा टेबुलर फॉर्म में बन गया। समझ आया ना, ये टेबुलर फॉर्म में बन गया। ये मेरा किस फॉर्म में था, ये मेरा एक्सप्लेनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में था। समझ आ गया ना, दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। अभी मैं इसे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा, बस इतना याद रखना, थोड़ा आपके माइंड के अंदर बैठना चाहिए मैं किस तरीके से किस किस चीजों को यूज करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाते हैं स्टार्ट, मतलब हमारे सारे के सारे कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो जाते हैं। टेबुलर फॉर्म भी खत्म हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी कंसेप्ट आपके यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे यहीं पे खत्म हो गए। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में, मजे लेते हैं। देखो एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे बोला, अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन पूछेगा। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन से इनमें से सेट्स हैं, ठीक है। एंड जस्टिफाई योर आंसर। भाई यार सेट बताओगे तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप क्यों कह रहे हो कि ये सेट है, इसका रीजन भी बताओगे। चलो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले पे पहला मैंने बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब इसने बोला है कोई मंथ है, मंथ कितने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 है ना। इन 12 में जो जे से स्टार्ट होते हैं उन मंथ के कलेक्शन क्या सेट्स होंगे, क्या होंगे ये सेट। चलो देखते हैं क्या बोला मैंने। यहाँ पे आया, मैंने क्या देखा, मैंने मेरे पास जनवरी फरवरी की ये पूरी कलेक्शन दिखाई, मैंने दिखा दी कि सबको पता है कि नहीं। देखो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अरे भैया कहाँ, पूरा तो आइए नहीं है यार। देखिए यहाँ तक, तो यहाँ तक ही लिया है, ठीक है, पूरा तो दिया ही नहीं है इसमें। तो जितना यूज था वहाँ तक लिया हुआ है, सितंबर, अगस्त, और यहाँ पे कहाँ तक दिया हुआ है, अगस्त तक दिया हुआ है, सितंबर तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखोगे, जे से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जैसे जनवरी, जैसे जुलाई, जैसे जून, 3 है। कितने हैं, 3 है। क्या इन तीनों के अलावा कोई जैसे होता है क्या, और मैं कलेक्ट कर रहा हूं इन 3 को, क्या मैं दूसरे को उठा के देखूंगा क्या इन 3 के अलावा कोई सा जैसे निकाल देगा क्या। अगर मैं नहीं कर रहा तो क्या आप जैसे निकाल दोगे, इन तीनों में से कोई सा नहीं निकालोगे ना यार। सब जैसे मैं जैसे निकाल रहा हूं वैसे सब जैसे निकालेंगे। तो इसी तरीके से देखा गया कि इसकी कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, सभी के सभी क्या होंगे, एक पर्सन टू पर्सन क्या ये चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होता तो ये सेट्स नहीं होता, अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो मतलब ये सेट है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट भी है। तो इसी तरीके से यहाँ जस्टिफिकेशन भी मैंने लिख दिया और इस स्लाइड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लेना, पूरी जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कहीं इधर से उधर भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस भी इसके अंदर लिखे हुए हैं एक्सरसाइज के, ठीक है ना। अब जस्टिफिकेशन में मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है कि जो जे लेटर से है, जो भी मंथ के स्टार्ट होते हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं।
क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और ये कभी चेंज नहीं होता। पर्सन टू पर्सन अगर चेंज हो रहा हो तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाता, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या मैं बोलूं 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात, तो मेरे लिए टैलेंटेड राइटर मुंशी प्रेमचंद है, मेरे लिए रविंद्रनाथ टैगोर है, मेरे लिए गांधी जी भी है भाई मोस्ट टैलेंटेड राइटर में। ये देखो मैंने जो मेरे लिए भैया मैंने यहाँ पे लगा दिया फोटो, बहुत अच्छा अच्छा लोगों का लगाया है, ठीक है ना। ये मेरे लिए जो है वेल डिफाइंड है, मेरे लिए जो मेरे कलेक्शंस है वो है गांधी जी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, यहाँ विक्रम सेठ है, यहाँ पे हमारे वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इनको कौन भूल सकता है यार। तो इस तरीके से मेरी कलेक्शन ये है। क्या आपके लिए यही कलेक्शन होगा? क्या आप यही कलेक्शन बताओगे? नहीं बताओगे यार, आपके लिए कलेक्शन चेंज हो सकता है। आप मोस्ट टैलेंटेड राइटर में किसी और का नाम लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी ना मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद है तो आपके लिए रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कलेक्शन वेरी करेगा एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर में जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, वो अलग अलग वन पर्सन टू अनदर पर्सन में चेंज हो रहा है, इसलिए कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इस कारण से ये क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। इसी के साथ थर्ड आता है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के 11 जो हैं वो बैट्समैन जो हैं वो उनके बारे में कलेक्शन करने बोल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आपके लिए बेस्ट कोई और होगा, मेरे लिए बेस्ट कोई और है, जरूरी नहीं है सबके लिए बेस्ट एक ही जना होना चाहिए। मेरे लिए तो भैया धोनी मेरे लिए सबसे बेस्ट है ना, इंडिया की टीम में से। वर्ल्ड में उससे पूछ रहा भैया, मैंने वर्ल्ड की तो बात नहीं की, आप सभी के लिए आपने बता सकते हो, आपने जो भी बैट्समैन होंगे उनके वो नीचे कमेंट करके बताना। वो तो सबकी कलेक्शन जो होगी ना इसके लिए वो सबकी अलग अलग होगी, सबके लिए सब अलग अलग कलेक्शन जाएगा। ये जरूरी नहीं है जो मेरे को पसंद है वो आपको पसंद होनी चाहिए, है ना, ये चीज नहीं है। हाँ कुछ वेल डिफाइंड हो सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तो इसकी कारण ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा कलेक्शन में नहीं आएगा। देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये कि ये जो है नॉट वेल डिफाइंड है, पूरी जस्टिफिकेशन मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इसके बाद आ जाता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं इनका कलेक्शन, आपकी क्लास के अंदर कितने, समझ लो 5 बॉयज है, ठीक है, और 7-8 गर्ल्स हैं। तो बॉयज अगर 5 है तो आपने गिनती की 5, गली से बुला के एक बंदे को लेके आ जाओ। गली से क्या बोल रहे हो भैया, अपने क्लास में दूसरी क्लास से किसी बंदे को बुला के लेके आ जाओ, उसे बोलो कि ये भैया मेरी गिनती करिए मेरे क्लास के अंदर कितने बॉयज है, वो भी 5 ही बताया क्या वो 6 बता देगा, अपने आप को तो ही ना जोड़ देगा। आपकी क्लास की बात है तो आपकी क्लास के बच्चे देखेंगे, तो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज होंगे उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, मतलब उसके अंदर जितने बॉयज है उसके अंदर उतने ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये भी वेल डिफाइंड में ही आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम में 99 तक जो भी डिजिट होगी, नेचुरल नंबर चेंज तो होगा नहीं, सबका कलेक्शन सेम होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी नॉवेल्स है उनका कलेक्शन करो। तो मैंने किया कलेक्शन, तो जितने भी है जरूरी नहीं है ये चीज है मुंशी प्रेमचंद का ही कलेक्शन करना है ना, तो जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं सबको कलेक्ट कर लो, सबका सेम ही मिलेगा, कोई अलग तो नहीं मिलेगा या नहीं। कलेक्शन मुंशी प्रेमचंद का हो रहा था, सबका मुंशी प्रेमचंद का ही कलेक्शन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस कारण से क्या होगा, ये नॉवल जो होंगे वो सेम रहेंगे, इसीलिए वेल डिफाइंड है। अब बोला गया था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर सभी इवन इंटीजर को ले लो भैया, कलेक्शन सबका सेम रहेगा, नंबर सिस्टम में कभी चेंज नहीं आता, इतना याद रखना, ठीक है। तो कलेक्शन सबका सेम रहेगा। द कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन, तो भैया 6 क्वेश्चन है, अभी जो एक्सरसाइज जो है 6 क्वेश्चन है, तो सबका कलेक्शन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो इनकी भी जस्टिफिकेशन है। एंड द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अरे भैया ये बहुत तगड़ा वाला है, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल में भैया मेरे लिए तो भैया ये देख लो भैया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कौन है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और एक है भैया ये कोबरा सांप, यहाँ पे दिख रहा हो, पीछे खड़ा होने में भी डर लग रहा है ना। ये देख लो भैया ये तगड़ा वाला ये भैया ये कोबरा स्नेक है ना, ये तो इतना तगड़ा भैया, यहाँ नहीं खड़ा हूँ, इतना तगड़ा, ये दोनों देख लो भाई, दोनों के दोनों मेरे लिए मोस्ट डेंजरस ये है। क्या आपके लिए भी यही है? नहीं हो सकती, आपके लिए कुछ और होगा। और छिपकली और कॉकरोच से तो बहुत जना डरता है। वर्ल्ड की बात की अगर यहाँ की बात कर ली होती तो कॉकरोच ही डाल देता है ना, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी जस्टिफिकेशन देख लो, यहाँ पे जरूरी नहीं है सबके लिए सेम
होगा। तो आप समझ जाना ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होगा तभी मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है। मजा आया कि नहीं आया नीचे कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर मार देना, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि लेट ए सेट ये दिया हुआ है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग्स टू इन द फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स को फील्ड करना है स्पेस को। अब मैं बोलूं ये मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट अब अच्छे से देखना, सेट को मजा आएगा। ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में मजा आता है। मैंने बोला मेरे पास फैमिली के मेंबर इतने हैं, क्या ये 5 इस फैमिली का मेंबर है? तो भैया इस फैमिली का तो मेंबर है, मतलब ये बिलोंग्स टू है, ई लगा दो, बिलोंग्स टू है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू है, ठीक। अब मैंने बोला 8 क्या इस फैमिली का मेंबर है? नहीं है, तो इसके लिए एक वर्ड आएगा नॉट बिलोंग्स टू, ई बनाओ काट दो, ई बनाओ काट दो, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब मैंने बोला 0, अरे भैया इसमें तो 0 कोई है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ 4 है ना, बिलोंग्स टू, 2 है ना, बिलोंग्स टू, 10 नहीं है भैया, नॉट बिलोंग्स टू। एक्सरसाइज खत्म, मतलब ये एक क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे, मजेदार क्वेश्चन था यार सेकंड। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या था हमारा? एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है। एलिमेंटल फॉर्म क्या कहता है हमें? जो भी ये स्टेटमेंट दी हुई है उसे एलिमेंट फॉर्म में क्या कर दो, चेंज कर दो। देखो क्या लिखा है, अ सेट ए of element x such that x is an integer and -3 से ग्रेटर देन है x और 7 से क्या है, लेस देन है x। इसका सेट बनाओ। चलो सबसे पहले हमने a लिखा, उसके बाद हमने ब्रेसेस लगाई, करली ब्रेसेस। 3 से बड़ा है, -3 से बड़ी डिजिट कौन सी होती है? -2, -1, फिर क्या है, इंटीजर, तो फिर मैं 0 भी ले लेता हूँ यार, फिर 1b 2b 3b 4b एंड 5b एंड 6b, लेस देन 7 है तो 6 तक ही छोड़ देता हूँ, करली ब्रेसेस, खत्म हो गया, बन गया सेट, बन गया क्या, रोस्टर फॉर्म में हमारा सेट कंप्लीट हो गया। मजा आया ना। चलो आते हैं नेक्स्ट पे भी। नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट बोला अ सेट ऑफ बी of element x such that x is a natural number less than 6, तो less than 6 का नेचुरल नंबर ले लो भैया, सेट b है, करली ब्रेसेस लगाओ, 6 से कम क्या है, 1 2 3 4 5 तक ले लो, करली ब्रेसेस बंद कर दो, हो गया भैया सेट हमारा खत्म। थर्ड पे आ जाओ, c है और यहाँ पे हमारा जो x है वो बिलोंग्स क्या कर रहा है, x is a 2 digit natural number such that the sum of the digit is 8, मतलब इसने बोला है कि आपको 2 डिजिट नंबर लेना है, 2 डिजिट नंबर लेना है जिनका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सी लिया, मेरा 8 आना चाहिए। सबसे पहले देखूं मैं 8 किस 2 डिजिट पे आएगा, 17 पे। तो उसके अलावा अगर देखूं मैं तो 7 1 पे भी आएगा, ठीक है, 2 ले लिए मैंने, ठीक। अब मैं 6 2 पे भी आ जाता हूँ, पीछे से ले रहा हूँ, ठीक है, 6 2 पे भी, 2 6 पे भी, ठीक है। उसके बाद 5 3 पे भी, 5 3 पे भी और 3 5 पे भी, ठीक है, ये भी आ गया। अब उसके बाद देखो तो मैं 4 वाले पे आ जाता हूँ। अभी देखो 1 वाले और 7 वाले पे, 6 2 और 5 3, अब 4 वाले पे आ जाता हूँ, तो 4 और 4 ले लूँगा, 44 हो जाएगा। तो बस 44 में तो एक ही होगा, इसका उल्टा नहीं ले सकते यार 44 में, तो इनका 8 आ जाएगा। 8 और 0 जो होगा वो भी एक और ऐड कर दो इसके अंदर, है ना, तो 80 का भी सम तो 80 आना है। तो 2 डिजिट नंबर में इतने ही डिजिट हो जाएंगे सेट में। यहाँ करली ब्रेसेस मत लगाना, यहीं तक लगाना। इस तरीके से आप इसको भी सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ गए ना। 2 डिजिट नंबर वाले को भी। डी वाले पे आ जाते हैं, तो डी क्या कहता है कि x जो है इज अ प्राइम नंबर, x जो है प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब 60 का डिवाइजर होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। चलो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है यार, प्राइम नंबर भी समझ आ जाएगा। 60 का पहले डिवाइजर देख लो क्या क्या है। सबसे पहले 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा एंड 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, ठीक है, 10 से भी होगा, ठीक। फिर 11 नहीं, 12 से होगा, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 से होगा, 16 नहीं, 17 नहीं, 17 18 भी नहीं, 19 भी नहीं, 20 से होगा, ठीक है, और फिर 30 से होगा और 30 के बाद जाके 60 से होगा। अब प्राइम नंबर छाट लो इसमें से। 1 को ना तो प्राइम में रखा जाता है ना ही कंपोजिट में रखा जाता है, याद रखना। फिर 2 आ जाता है, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है,
4 नहीं है, 5 प्राइम है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें 3 ही तो प्राइम नंबर हुआ है। सेट बना दो भैया 3 का, 2 3 एंड 5, ये मेरा सेट बन गया और सेट का नाम दे दो डी। हो गया मेरा कलेक्शन कंप्लीट, हो गया ना कलेक्शन का। और जो रह गए वो आप एक बार करके देख लेना। वेल डिफाइंड कलेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री की वेल डिफाइंड कलेक्शन करोगे तो याद रखना इसमें जब सेट बनाओगे तो टी आर आई, ठीक है, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ठीक है, फिर ओ दोबारा रिपीट हो रहा है नहीं लोगे, फिर एम, ठीक है, फिर ई ले लोगे, फिर टी मत लेना, फिर आर मत लेना, फिर वाई लेना, ओनली क्या लेना, वाई लेना। बन गया ट्रिग्नोमेट्री का वेल डिफाइंड कलेक्शन। हो गया ना, सेट का नाम जो भी हो ई एफ जी डाल देना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये बन सकता है। अब ऑल लेटर यहाँ बेटर में क्या होगा, बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा और आर आएगा, और नहीं आएंगे, रिपीटेड वाले नहीं लोगे, है ना। तो इस तरीके से आप वेल डिफाइंड कलेक्शन बना सकते हो गया ना। रोस्टर फॉर्म कंप्लीट, रोस्टर वाला आप कर सकते हो। एंड अब आ जाएगा टेबुलर फॉर्म, हो गया। अब आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। चलो देखते सेट बिल्डर फॉर्म भी। अरे ये देख लिया तो सेट बिल्डर भी तो देख ही लेंगे यार, बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, अब बिल्डिंग भी देख लेते हैं कैसी बनती है, सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लेते हैं ना। क्या बोला, फर्स्ट बोला है 3 6 9 12, इसको लिखेंगे कैसे। तो मैंने लिखा अ सेट ए, अ सेट लिखने का तरीका अच्छे तरीके से समझना। अ सेट ए ऑफ सेट of element x such that x is equal to 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है। क्या देख पा रहे होगे आप यहाँ पे, 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को 4 से किया तो कितना, 12। तो बना भैया x जो है वो 3n है, 3n है। वेयर n belongs to natural number and n की जो वैल्यू है वो 1 के से इक्वल और बड़ा है, n की वैल्यू, और क्या है 4 से छोट, मतलब 4 के भी इक्वल है। सेट बिल्डर फॉर्म तो बना दिया, अब एक अच्छे तरीके से समझा भी देता हूँ और मजे से। देखो क्या बोला यहाँ पे मैंने डिफाइन किया तो समझ आया, यहाँ पहले 3 है फिर 6 है, मतलब 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर 3 को 2 से किया जा रहा है, फिर 3 को 3 से किया जा रहा है, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तब जाके ये बन रहा है ना। तो मैंने इसको बना दिया 1 2 3 4 जो है उसको मैंने लिख दिया 3n के फॉर्म में, 3n के। तो x जो है, एलिमेंट x जो है बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 3n, वेयर n जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, n जो है नेचुरल नंबर है, और जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल और 1 से बड़ा है, एंड 4 के इक्वल एंड 4 से छोटा है, ऐसी बात कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर दिया, बना दिया। इसको मैंने क्या सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिया। इज इट क्लियर। चलो एक बार सेकंड और बताता हूं, मजा आ जाएगा। सेकंड को, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि एक सेट दिया हुआ है 2 4 8 16 और 32। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये पहले 2 है, फिर 4 है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। फिर 8 देखूं तो 8 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। फिर मैं 16 को देखूं तो 16 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है ना, 2 को 4 बार। तो मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसका अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं तो बड़ा अच्छा तरीके से समझ आ गया। मेरे माइंड में क्या हो गया, बत्ती जल गई। अब बत्ती जलने से क्या पता चला, मैंने एक सेट बनाया ए ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अच्छे तरीके से समझना, अभी और अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहां देखो, ठीक है, 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है वो कहां तक जा रही है, 32 तक, मतलब 5, मतलब 2 की पावर 5 तक। तो मैं यहां लिखूंगा कि 1 के इक्वल एंड बड़ा है n की वैल्यू, एंड 5 के इक्वल एंड छोटा है, ठीक है। ये बन गया। अब देख लो, रख के समझ भी आ जाएगा। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 रखूंगा तो आएगा 2, 2 की पावर 2 रखूंगा तो आएगा 4, 2 की पावर 3 रखूंगा तो आएगा 8, 2 की पावर 4 रखूंगा तो आएगा 16, एंड 2 की पावर 5 रखूंगा तो आएगा 32। बन गया ना ये सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म बन गया ना, एलिमेंट भी बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म भी बन जाएगा, सेट बिल्डर भी फॉर्म बन जाएगा। इज इट क्लियर ना। चलो देखो इसके बाद थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड क्या है, इसने बोला है 5 की पावर में लिखा हुआ है, देखो तो 5 की 5, फिर 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो समझ गए ना। मैं इसको सेट लिखूंगा, सेट ए जो है एंड एलिमेंट x जो है सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 की पावर n है, एंड वेयर जो है वेयर n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू जो है n की वैल्यू 1 से क्या है
बड़ी और इक्वल टू एंड कितना 1 2 3 4 तक है, तो 4 से क्या होगा इक्वल टू एंड लेस देन होगा। बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। बड़ा मजेदार सा है यार सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद ये फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पहले 2 है, 2 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ। 4 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। 6 का मल्टीप्लाई क्या है 2 इंटू 3 है ना। इसके बाद 8 आएगा तो 8 का मतलब क्या है 2 इंटू में 4। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन चलती जा रही है। तो बत्ती जली ना देखो बड़ा मजेदार तरीका। एक सेट बनता है ए जिसके एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं x जो सच दैट है x इज इक्वल टू क्या 2n। क्या देखा आपने n है ना यार। अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। वेयर क्या देखोगे, वेयर यहाँ पे हम देखेंगे वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 से है एंड ग्रेटर देन जो है इन्फिनिटी तक जा रही है ना। तो भैया नेचुरल नंबर लिख दो, बस ये कंडीशन मत डालो, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक जा रही है तो ये कंडीशन डालने का नहीं फायदा होगा, यहीं पे सेट बंद कर दो, ये मत डालो, कंडीशन नहीं डालनी। इसके बाद ये देख लो 1 है 4 है 9 है, तो ये भैया स्क्वायर जा रहा है तो n स्क्वायर ले लो, इसका डायरेक्ट ही n स्क्वायर ले लेना, ठीक है। और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के हो जाएगा यहाँ पे, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू n की वैल्यू एंड लेस देन इक्वल टू किसके 10 के हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन ये रहेगी। चेक कर लेना और ना बने तो नीचे कमेंट कर देना। सेट बिल्डर फॉर्म भी यहीं पे खत्म हो जाता है, हो गई ना। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बड़ा मजेदार सा है, ये भी सेट लिस्टेड करने बोल रहा है, एलिमेंट जो भी है उन सबको लिस्ट कर दो। देखो इसने बोला x सच दैट x एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर भैया 1 से स्टार्ट कर दो, ओड नेचुरल नंबर को किससे 1 से, 1 3 5 7 9 भैया एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अभी यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इस डॉट का मतलब क्या होता है सेट के अंदर यार सब जानते हैं, वैसे तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे अब ये भी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में कंटिन्यू करूंगा इसे। एंड सेकंड है बी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, -1/2 से क्या है बड़ा है और 9/2 से क्या है छोटा है, इस तरीके से। तो -1/2 से क्या है बड़ा है, तो -½ है, 1/2 क्या है हाफ, हाफ से बड़ा अगर 1 लिख देता हूं मैं -1, तो -1 हाफ से तो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। 0 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा एंड 4 हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरा 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो 5 से 2 से अगर इसे काटता हूँ तो 4.5 है यार, 5 नहीं हो सकता, तो बस यही लिख दो, ठीक है। तो इसने इंटीजर कहा था तो ये तो रैशनल नंबर में है, इंटीजर तो है नहीं, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये मेरे इंटीजर्स हो गए, क्लियर है ना। तो इसके बाद सी बोला, सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है 4 के, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 9, नहीं हो सकता भैया। उसने बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 के, 4 से बड़ा नहीं है, तो इसके जो सेट बन जाएंगे वो उसमें वैल्यू एक्स की जो होगी वो 1 एंड 2 ही रहेगी। उसके बाद बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, LOYA, बस L नहीं रिपीट करना। इसके बाद जो रहेगा ये तो आप खुद कर सकते हो यार, इतना तो आपके माइंड के अंदर मैंने कंसेप्ट को घुसा दिया है कि आप इन क्वेश्चनों को ऐसा नहीं हो कि आप अटकोगे। ये क्वेश्चन आप करके देखना भैया, एक आ दो मैंने छोड़ दिया, ठीक है 1 2। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्या बोला है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैचिंग करना है, एक दूसरे के साथ मैच करना है, सेट के साथ सेटिंग की बात की थी ना, करवा चुका हूँ यार, पूरा कंसेप्ट खत्म, एक्सरसाइज भी अब पूरी खत्म पे ही है, लास्ट टॉपिक हमारा, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। मैच द ईच ऑफ द सेट, मतलब लेफ्ट से राइट में रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ। देखते हैं आपको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे तरीके से समझ आया है कि नहीं। देखो क्या बोला इसने बोला एलिमेंट 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6 है, फिर 2 एंड 3 है, मैथमेटिक्स। तो इसका तो भैया ये डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये डी है, तो भैया ये सी जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले का तो डी दिख गया मुझे, थर्ड का डी, थर्ड पोर्शन का डी मैथमेटिक्स का मिल गया भैया ये, ठीक है। अब देखा गया यहाँ पे 1 3 5 7 9 है, तो भैया ये तो ओड नंबर दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे ओड नंबर है। ये देखो क्या बोला है, ओड नंबर जो है वो नेचुरल नंबर लेस देन 10 का, तो लेस देन 10 ही है, 1 3 5 7 9, तो ये बी का हो गया, मतलब जो फोर्थ वाला है हमारा वो बी का हो गया, फोर्थ वाला बी का। एंड उसके बाद देखो 2 एंड 3 है, तो इसने बोला है एक्स जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर भी और प्राइम नंबर भी हो, तो ए जो होगा वो हमारा किसका हो जाए सेकंड का, और जो बच गया ये वाला तो ये किसका हो जाए हमारा नेचुरल नंबर डिवाइजर हो। अरे भैया
ये भैया यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछा है, यहाँ प्राइम नंबर पूछा था, तो नेचुरल नंबर में हमारा ये आ जाएगा एंड प्राइम नंबर में हमारा ये आ जाएगा। इसी के साथ सारे क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। आपको ये छोटा पार्ट देके जा रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज में एक डेमो की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आपके साथ मिलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे धमाकेदार और मजेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।